नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित का अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे और इसमें जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत पे भी चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें और पूरा चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में है क्या। सबसे पहले जो प्रश्नावली 6.2 है, इसके पहले मैंने प्रश्नावली 6.1 में आपको समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में समझा दिया है। इसमें थेल्स प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद जब तक यह प्रमेय आपको समझ में नहीं आएगा तब तक इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करना बड़ा कठिन होगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसको हम समझ लें ये है क्या। ठीक, थेल्स प्रमेय एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही इसका निर्माण किया था, इसको बनाया था। तो इन्हीं के नाम से इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है या इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहीं कहीं पे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप थेल्स प्रमेय के नाम से जानिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानिए। अब ये है क्या, इसमें कौन सी बात है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। लिखा है यदि किसी त्रिभुज की, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, इसमें साथ साथ आप समझते जाइए, जो बातें लिखी है इस त्रिभुज में सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए त्रिभुज है ABC और एक भुजा के समांतर, एक भुजा है इसकी BC और BC के समांतर आपको एक रेखा दिख रही होगी DE। ठीक, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य ये दो भुजाएं हैं AC और AB, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यह है थेल्स प्रमेय। इसका विलोम भी होता है, मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। तो इसमें जो बात कही गई है उसी आधार पर यह त्रिभुज है और उसी आधार पर ये नियम आए। तो क्या है, कहा गया है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो BC भुजा के समांतर इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो ये दो भुजाएं हैं, इनकी ये बिंदु D और E है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए हमने एक रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची। तो कह रहा है कि यह रेखा जब इसके समांतर हम खींचेंगे, BC के समांतर यह DE रेखा खींचेंगे, तो यह दोनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में बंट जाएंगे। यही थेल्स प्रमेय है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको इतना समझ लेना है। यदि BC के समांतर और AB और AC के किसी भी बिंदु से यदि हम इसके समांतर कोई रेखा खींचते हैं, जैसे यहाँ पे DE रेखा खींची गई है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में बट जाएंगे। तो यही थेल्स प्रमेय है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक त्रिभुज ABC के में BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है और यह DE रेखा भुजा AC और AB को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, D पर और E पर। तो दोनों जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देंगे, बस यही बात है। तो इसलिए यह नियम बन जाता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC। यह इतना ही आपको समझना है। आशा करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कि यदि फिर से समझ लीजिए एक बार, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए यदि एक रेखा खींची गई है, तो यह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। ठीक,
तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो गई हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ये समझ लीजिएगा, यह समान अनुपात में कब विभाजित होंगी? जब यह दोनों आपस में समांतर होंगी। यानी कौन कौन सी रेखाएं कि डीई रेखा समांतर होगी, ये समांतर का चिन्ह है पैरेलल का, बीसी। ठीक, अब यहाँ पे एक बात और नोटिस कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ये आपको समझ में आ गया तो आपको सारे प्रश्न आराम से समझ में आ जाएंगे। यह तब काम करेगा एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी तब समान अनुपात में होगा जब डीई समांतर होगा बीसी के, यानी यह रेखा इसके समांतर होगी। ठीक, और यह तब समानुपाती होते हैं जब यह डीई समांतर होता है बीसी के, और डीई समांतर जब बीसी है तो यह समान अनुपात में होगा, एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा। फिर से एक बार समझा रहा हूं, यह दोनों भुजाएं आपस में तब समानुपाती होंगी जब यह रेखा इसके समांतर है। क्लियर हुआ पहली बात। दूसरी बात, यदि यह रेखा आपस में समांतर है तो यह भुजाएं समानुपाती होंगी। तो कहने का मतलब है दोनों में बड़ा बारीक सा अंतर है कि देखिए, यदि ये भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो यह दोनों रेखा आपस में समांतर होगी। अब यहाँ से दोनों समझ लीजिए, एक दूसरे का विलोम होता है। ये देखिए, ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, और यदि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी। यही बस दो बातें आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक, तो और इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और ये याद हो जाए तो और अच्छी बात है जहां तक हो। तो कहने का मतलब है ये आपका ये थेल्स प्रमेय यही कहता है, किसी त्रिभुज में यदि दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो ये भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं, और यदि ये भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। ये थेल्स प्रमेय। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इस पे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए अब प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों थेल्स प्रमेय एक दूसरे का विलोम होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, आइए तो दोस्तों प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया है कि आकृति 1 तथा 2 में डीई समांतर बीसी है और 1 में ईसी और 2 में एडी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है, आप इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है दो आकृतियां हैं, ठीक, इन दोनों आकृतियों में कंडीशन दे दिया है कि डीई समांतर है बीसी की, यह रेखा इसके समांतर है। तो हमें पहली वाली आकृति, या पहली वाली आकृति है या दूसरी वाली आकृति है। पहली वाली आकृति में कह रहा है पहले में ईसी ज्ञात करना, यानी यह देखिए ए बी सी, बीच में ये बिंदु डी है और ये बिंदु ई है। तो हमें एडी की लंबाई दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, डीई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, एई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ईसी की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए ये कैसे हल होता है। इसको हल करने के लिए सबसे पहली बात कि हमें क्या मालूम है, कि यह मालूम है कि डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर बीसी। यहाँ पे लिखेंगे यदि डीई रेखा बीसी के समांतर है, पैरेलल है, तो मैंने क्या बताया था थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि यह दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो ये भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, समानुपाती होती हैं। कब होती हैं? जब यह और यह दोनों रेखाएं डीई और बीसी आपस में समांतर हो। तो बस आराम से इसको समझ गए होंगे आप कि डीई रेखा जब बीसी के समांतर है तो एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, एई बटा ईसी ऐसे लिख लीजिए। यह कब लिखेंगे? जब यह दोनों आपस में समांतर होंगी तब। अब देखिए एडी की लंबाई कितनी है? 1.5, 1.5 यहाँ एडी की जगह पे लिख लीजिए। डीबी की लंबाई कितनी है? डीबी की लंबाई 3 है,
यहाँ पे 3 लिख दीजिए डीबी के जगह पे, बराबर का चिन्ह बराबर लगा दीजिए। ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, 1 लिख दीजिए। और ईसी हमें निकालना है तो ईसी को ऐसे ही डायरेक्ट ईसी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी तिर्यक गुणा, तो ईसी का 1.5 में गुणा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ईसी गुणे 1.5 बराबर 3 का 1 में गुणा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। ईसी का मान निकालना है, ईसी बराबर 3/1.5, ठीक। और 1.5 से 3 में हम गुणा करेंगे, यानी 1.5 है तो 1.5 का 3 में भाग देंगे तो 1.5 दूना 3। आप लोग अद्धा पौना पढ़े होंगे तो मालूम होगा, नहीं तो डायरेक्ट ही समझ लीजिए। 1.5 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। इसी बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। इसी की लंबाई हमें पता चल गई। कितना आसान है कि हमें इसी पूछ रहा था, कोई भी इसी तरह से पूछता तो हमें ये फार्मूला अख्तियार करना है, लगाना है, आ जाएगा, ठीक। ये पहले का आंसर। अब आइए दूसरे को हल करते हैं, इस दूसरी आकृति को। इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, दूसरे में एडी ज्ञात करना है। और देखिए ध्यान से, ये डीई है, ये बीसी है। इसमें भी वही कंडीशन है कि डीई और बीसी दोनों आपस में समांतर है। तो जब, यदि, आप लिख सकते हैं, यदि डीई समांतर हो बीसी के। ये सवाल छोटा है लेकिन आपको इस पूरे थेल्स प्रमेय को समझने में बड़ी मदद करेगा। तो यदि डीई समांतर बीसी है तो आपको लिख लेना है, तब एडी बटा एडी पहले लिखेंगे, एडी बटे डीबी, डीबी हो गया बराबर एई बटे ईसी हो। सेम चीज जो यहाँ था वही यहाँ में, ठीक। तो ये कब होता है, जब डीई रेखा बीसी के समांतर होती है, तब एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी होता है। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एडी का मान निकालना है, यही एडी। एडी को ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए डीबी का मान दिया है, डीबी की लंबाई देखिए 7.2 दिया है, 7.2 रख लीजिए। एई का मान क्या दिया है, देखिए 1.8 दिया है। इसी का मान क्या है, इसी का मान 5.4, 5.4। बस अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करिए, एडी का गुणा होगा 5.4 में और 7.2 का गुणा होगा 1.8 में, ठीक। अब एडी का मान निकालना है, तो एडी बराबर 7.2 मल्टीप्लाई बाई 1.8 मल्टीप्लाई ये 5.4 यहाँ, ठीक। ये 101.8 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार में कट गया। और इसे भी 18 54 होता है, 3 बार में कट गया। और 3 से जब इसमें भाग देंगे तो देखिए 3 दूना 6, 3 चौका 12, 2.4। एडी बराबर आ गया आपका 2.4। ये आपका आंसर हो गया। एडी के मान कितना हो गया, 2.4। देखिए दोनों सवाल बिल्कुल सेम थे, बस थोड़ा सा अंतर था, इसमें एडी निकालना था, इसमें इसी निकालना था। इसी तरह से सॉल्व करना है। तो बस यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, आपको क्या समझना है, क्या याद रखना है, याद रखना है कि यदि डी रेखा बीसी के समांतर है तो ये भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी। और कहीं पे मान लीजिए ये समानुपाती दिया है, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी, तब आप जान जाइएगा कि डी समांतर होगा बीसी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई तथा एफ स्थित हैं, तो निम्नलिखित में
प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। ऐसे पढ़ने पर तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, मैंने एक लिखा है, बारी बारी से अभी तीनों सॉल्व करेंगे। पहले को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक त्रिभुज है PQR। मान लीजिए त्रिभुज आपको दिया नहीं है तो हम बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज PQR, PQ और R, ये त्रिभुज हो गया आपका। PQ की R की जो भुजाएं हैं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु कौन कौन से हैं, E और F है। PQ पर बिंदु E है और PR पर F है। ठीक, अब इन दोनों रेखाओं को, दोनों बिंदु को हमने मिला दिया। अब कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति, मैंने 3 सवाल है, मैंने एक ही नोट किया, तो प्रत्येक स्थिति के लिए आपको ये बताना है कि क्या EF समांतर QR है, क्या यह दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो हमें यही बताना है कि ये दोनों रेखाएं तब समांतर होंगे जब ये भुजाएं समानुपात में होंगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, कैसे हल होता है। अब देखिए PE का मान 3.9 लिखा है, 3.9 लिख लीजिए। EQ क्या है, EQ 3 है, 3 से PF 3.6 सेंटीमीटर का है और FR जो है वह 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें ये बताना है कि क्या EF रेखा QR के समांतर है या नहीं है, बस इतना ही हमें बताना है। तो कैसे हम बताएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए यह रेखाएं तभी समांतर होंगी जब ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपात में होंगी। यानी कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा इसको, कि यह दोनों भुजाएं यानी PQ और PR दोनों भुजाएं समानुपात में होंगी, तभी यह दोनों रेखाएं EF और QR समांतर होंगी। तो करते क्या हैं कि PE बटे EQ, ये PE और EQ जब ये आपस में समानुपाती होंगे, यानी कहने का मतलब बराबर PF बटा FR भी यहाँ लिख सकते हैं, PF बटा FR। यही होता है थेल्सपर में कि यदि ये दोनों भुजाएं आपस में, ये PQ और PR समानुपाती हैं, यदि समानुपाती हो गई तो ये अपने आप समांतर भी हो जाएगा। तो यही चेक करना है। तो PE का मान है 3.9 और EQ का मान है 3, अब PF का मान है 3.6 और FR का मान है 2.4। अब दोनों को, इसमें कोई कुछ इधर उधर गुणा नहीं करना है, बस हमें यह देखना है कि यह भुजा, ये जो दोनों भुजाएं, ये भुजा जो PQ है ये आपस में समानुपाती है और ये दोनों का मान यदि सेम आता है तो समानुपाती है, यदि नहीं आता है तो समानुपाती नहीं। 3 से यदि हम इसको कैंसिल करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा, ये हो गया 1.3, ये कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो यदि हम देखें इसमें, यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, इसमें भाग देते हैं तो 2 1 कम 2, 2 8 16। और भी इसको मतलब काटा जाए तो 2 6 12, 0.6 हो जाएगा और 2 9 18, 0.9 हो जाएगा। ठीक, और भी इसको कैंसिल किया जाए तो 2 से और काटे तो देखिए 2 3 6, अब नहीं कटेगा ये, तो यानी 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 0.2 और 0.3 हो जाएगा। अब ये कट नहीं सकता, यानी कि यदि हम इसमें 12 से भाग देते हैं तो 12 दूना 24, 12 36, यानी ये देखिए 0.3 या 0.2 ऐसा होगा। काटने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया है। अब समझिएगा कि E बटा EQ का मान आया 1.3 और PF बटा FR का मान आया 0.3 बटा 0.2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, 1.3 के बराबर ये है नहीं। तो यह जब 1.3 के बराबर ये है नहीं, 0.3 बटा
0.2। तो यानी ये दोनों भुजाएं भी आपस में समानुपाती नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि PE बटा EQ बराबर नहीं है PF बटा FR के। ठीक है, ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यह इसका मान जो है PE बटा EQ का मान 1.3 आया है और PF बटा FR का मान 0.3 बटा 0.2 आया है। इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, मैंने बराबर नहीं है का चिन्ह भी लगा दिया। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह रेखा इसके समांतर नहीं है। यदि ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती, दोनों का मान बराबर आता, तो यह भुजा इसके समांतर होती। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः EF समांतर नहीं है भुजा QR। बस ये हो गया साल बात। तो समझ गए होंगे आप कि यह भुजाएं क्यों समांतर नहीं है। EF रेखा QR के क्यों समांतर नहीं है, भुजा QR के इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती नहीं है। समानुपाती होती तो जैसे इधर 1.3 आया है, इसके दाएं पक्ष में भी 1.3 आता, तो ये दोनों समानुपाती होते। कहने का मतलब ये है। यह 0.3 बटा 0.2 यहाँ है, तो इसका भी मान यदि 0.3 बटे 0.2 आता, तो ये दोनों बराबर होता और ये भुजाएं आपस में समांतर होती। तो ठीक है, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसी में है, एक तो सॉल्व हो गया, अब 2 को देखते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि यह EF रेखा QR के समांतर नहीं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे, इसी के क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन दूसरा। तो दोस्तों प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न वही है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित है, तो क्या प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर QR है। कंडीशन वही है, हमें इसमें भी वही बताना है कि क्या EF समांतर QR है या नहीं है। तो वैसे ही देखिए लिखा PE का मान है 4 सेंटीमीटर, PE का मान है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा QE, तो Q और E तो यही हो, चाहे EQ कहिए चाहे QE, 4.5 हो। PF का मान है 8 सेंटीमीटर और RF का मान है 9 सेंटीमीटर, RF का मान। तो ठीक, चेक करते हैं कि क्या ये भुजा और इस भुजा का मान आपस में बराबर आता है या नहीं। यानी PE बटा EQ, PE बटा EQ बराबर PE की वैल्यू है 4 और EQ की वैल्यू है 4.5। ठीक, अब इसको कैंसिल करेंगे तो भी जैसे काटे हैं तो वो ये कटेगा नहीं, 2 से काटे तो मतलब ये 2-3 अंकों में आ जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक, चाहे मान लीजिए 10 से गुणा करें, 10 से अंश और हर में तो ये 40 हो जाएगा, और 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो 5 × 8 = 40 और 5 × 9 = 45। देखिए 8/9 ये बन गई। ठीक, कैसे हुआ, 10 का अंश और हर में गुणा कर सकते हैं, तो 10 का 4 में 10 चौका 40 और 10 से इसमें किया तो 45 हो जाएगा। तो 5 से दोनों को काट दिएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, यानी PE बटा EQ का मान आ गया 8/9। अब जरा चेक करें PF बटा FR, PF बटे FR इसका मान क्या आता है। PF का मान है 8 और बटे 9। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल करना ही नहीं पड़ा, PF का मान और 8 और 9 दिया है, और यहाँ पे देखिए PE बटा EQ का मान भी 8/9 आया है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे अतः लिख सकते हैं, अतः PE बटा EQ बराबर है ना, दोनों 8/9 और ये 8/9 दोनों बराबर है। PE बटा EQ का मान भी 8/9 और PF बटा FR का मान भी 8/9, यानी PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यह जब दोनों आपस में बराबर है इसलिए EF समांतर होगा QR। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः
अतः पीएफ समांतर है क्यूआर। ये आपका सॉल्व हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों समांतर हुआ, क्योंकि देखिए पीई बटा ई क्यू का मान भी 8/9 आया था, पीएफ बटा एफ आर का मान भी 8/9 है, इसलिए दोनों बराबर है 8/9 8/9। तो ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती हो गई। तो जब ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी तो ये भुजा अपने आप दोनों समांतर हो जाएगी। बस यही आपको समझना है। ठीक, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी प्रश्न में तीसरा सवाल, सब कुछ वही है, कंडीशन वही है, बस भुजाओं के अब मान बदल गए। तीसरे प्रश्न में यहाँ पे कहा है कि PQ की जो लंबाई है वह 1.28 है। PQ यहाँ से यहाँ तक का देख लीजिएगा, यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, P से Q तक की है वो 1.28 सेंटीमीटर। और PR जो है ये भी देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो 2.56 ये है। PE बराबर है 0.18, PE ये है 0.18 सेंटीमीटर। और PF जो है, PF यही होता है 0.36 सेंटीमीटर। ये है आप अभी तक हमने देखा है कि PE बटा EQ बराबर PF बटा FR यही होता है। लेकिन यहाँ पे हम सिंगल भुजाओं की बात हो रही है कि यदि ये PQ भुजा और PR भुजा दोनों भुजाओं का अलग अलग मान निकालें और दोनों भुजाओं का अलग अलग मान एक ही हो आता है तो ये अपने आप ये रेखा समांतर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप लिख सकते हैं PE का मान दिया है तो PE बटा PQ, PE बटा PQ बराबर PE का मान है 0.18 अपन PQ की पूरी लंबाई क्या है 1.28, तो 1.28। अब इसका मान निकालते हैं। 100 से अंश और हर में गुणा कर दें यदि 100 से, तो ये देखिए बन जाएगा 18 बन जाएगा और ये बन जाएगा 128। ठीक, अब इसको यदि हम कैंसिल करते हैं, भाग देते हैं, तो 2 से भाग दें तो 2 9 18 और 2 6 12 और 2 चौका 8, 9/24। और भी इसको छोटा करें 9/64, 9/64। इसको यहीं छोड़ देते हैं। PQ की PE बटा PQ का मान ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं PF बटा PR का मान निकालते हैं, जो दिया है PR का मान। PF का मान है 0.36 और PR का मान है 2.56। यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर भी, तो 100 का यदि हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 256। ठीक, अब 4 से यदि भाग दें तो 4 9 36, इसमें 4 6 24, 4 चौका 16। देख ये भी आ गया 9/64, ये भी आ गया 9/64। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि PE बटा PQ का जो अनुपात है वो PF बटा FR के अनुपात के बराबर है, यानी दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि PE बटा PQ बराबर PF बटा PR, अतः EF समांतर होगा QR, अतः यहाँ EF समांतर होगा QR। ये क्यों समांतर हुआ, क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं वो भुजाएं समानुपाती हैं। तो थेल्स प्रमेय यही कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो उन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आप इसको अच्छे से समझ लिए गए होंगे और
कहीं डाउट हो तो इसको आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से देखिएगा, आपको मैंने कोई भी चीज छोड़ा नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अब इसके बाद वाले क्वेश्चनों पे। ठीक है, तो इन सवालों को आप नोट कर लीजिए, दोहरा लीजिएगा। तो बच्चों, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन देख करके बहुत से बच्चों को बोरिंग लगता होगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत से बच्चे इसमें देख करके ही मन नहीं लगता कि यार ये क्या दिया हुआ है, ऐसे त्रिभुज है, ये सब क्या ABCD सिद्ध करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सवाल बड़े ही इंटरेस्टेड होते हैं, बड़े ही अच्छे होते हैं, और ऐसे प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में भी आते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको इस प्रश्न को बिल्कुल इजी करके बताऊंगा और आपको बिल्कुल आराम से समझ में भी आ जाएगा। देखिए कह क्या रहा है कि आकृति में ध्यान से देखिए और धैर्य बनाए रखिए। धैर्य बनाना बहुत जरूरी है, धैर्य नहीं रखेंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। कि थोड़ा 1-2 लाइन देखे उसके बाद से अरे यार ये क्या बता रहे हैं, चाहे कुछ, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। बस आप धैर्य रखें कि हाँ हमें इसके मेन पॉइंट को समझना है, कमिटमेंट रखिए अपने अंदर कि हाँ मुझे समझना है, मुझे इसको सीखना है, तभी आप समझ पाएंगे। अन्यथा कोई भी कुछ भी करें, कहीं भी देखें, किसी भी वीडियो में जाएं, कोई भी पढ़ाए, समझ में नहीं आता है। तो सबसे मेन क्या है कि आप तो कितना कमिटमेंट करते हैं। तो आइए देखिए, कह रहा है कि आकृति में, ये आकृति बनी हुई है, आपकी किताब में होगा, बुक में होगा, देख लीजिए। आकृति में यदि LM समांतर CB, समांतर समझ गए, समांतर का मतलब दो ऐसी रेखाएं जो आपस में कहीं ना मिले, अनंत पर मिले, उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो LM समांतर है, यह रेखा देख रहे हैं L और M लिखा हुआ है और ये C और B है, यानी यह रेखा इसके समांतर है। LM समांतर CD है, L और N इसके समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है AM बटा AB, AM बटा AB बराबर AN बटा AD, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसमें दो त्रिभुज हैं, त्रिभुजों को पहचानिए। एक त्रिभुज आपका दिख रहा है ABC, ये त्रिभुज दिख रहा है ABC, आधा देखिएगा, आधा, पूरा नहीं देखना। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करें तो यहां से हल करते हैं, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि दिया है त्रिभुज ABC में क्या है, LM समांतर है CB से, LM समांतर है किसके, C। इतना तो दिया है, ये त्रिभुज ABC, यह LM समांतर CB है जो लिखा है। तो इसी त्रिभुज में आप देख रहे होंगे ABC में ये आधा देखेंगे तो ठीक। तो यदि यह रेखा, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाती है तो यह रेखा, ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं। ठीक, और LM समांतर CB है, तो यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है तो वे दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं। तो जब LM समांतर CB दिया है, मैंने पिछले सवालों में भी आपको समझाया कि यह रेखा जब इसके समांतर है तो ये भुजाएं दोनों भी आपस में समानुपाती होंगी, ये थेल्स प्रमेय है और ये हमें दिया है। तो LM समांतर CB, अतः AM बटा AM, ये देखिए AM बटा MB बराबर AL बटा LC कर दीजिए, AL बटा LC। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि यदि यह LM और BC आपस में समांतर है तो AM बटा MB और AL बटा LC आपस में समानुपाती होगा। यहाँ तक ठीक है। इसको आप ऐसे व्युत्क्रम करके भी लिख सकते हैं कि MB, इसको ऊपर इसको नीचे, MB बटा AM बराबर ALC बटा AL कर सकते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया व्युत्क्रम, क्योंकि मान नहीं बदलेगा, सेम टू सेम।
अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तो एम बी बटा ए एम धन एक बराबर ए एल सी बटा ए एल धन एक। दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ दिया। अब जब जोड़ दिया तो ए एम का एक में गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि एम बी धन ए एम हो जाएगा। ए एम का एक में गुणा कर दिए, धन ए एम हो गया, बटे यहाँ पे ए एम रहेगा ही, भिन्न का जोड़ घटाना यदि आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ए एल सी, इसमें एक में ए एल का गुणा होगा तो ए एल सी धन ए एल बटा ए एल हो गया ये। ठीक, अब जरा आकृति पर पुनः नजर डालते हैं और यहाँ जो लिखा है उसकी तुलना करते हैं। एम बी, एम बी यह एम बी धन ए एम, धन ए एम, यानी एम बी में ए एम को जोड़ दिया जाए तो कौन सी रेखा मिलेगी हमें? ए बी मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आया है एम बी धन ए एम, एम बी में कौन से जोड़ना है? ए एम, तो एम बी में यह ए एम जोड़ देंगे तो पूरा कितना मिल जाएगा? ए बी मिल जाएगा। तो यानी एम बी में ए एम जोड़ा गया तो क्या मिल गया? ए बी मिल गया और बटा ए एम आ गया बराबर। उसी तरह से एल सी में ए एल जोड़ दीजिए, एल सी यहाँ से यहाँ तक एल सी है और यहाँ से यहाँ तक ए एल है, दोनों को जोड़ दिया गया तो दोनों को जोड़ देने पे क्या मिलेगा आपको? ए सी मिलेगा। यानी कि एल सी में ए एल जोड़ेंगे, एल सी में ए एल जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए सी मिलेगा। ये रेखा ए सी हो गई और बटे ए एल हो गई। अब इसको मान लेते हैं, फिर इसको व्युत्क्रम कर लेते हैं, या करके ऐसे या ए एम बटा ए बी कर लेते हैं बराबर ए एल बटा ए सी कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर आपका हो गया एक। ठीक है, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आइए त्रिभुज। अब ये देखिए एल एन समांतर सी डी है, एल एन और सी डी यह रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो यानी कि त्रिभुज ए डी सी में। अब ये यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए आधा अभी हुआ है यहाँ तक। अब त्रिभुज बिल्कुल इसी तरह से, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या समांतर है? एल एन समांतर है, एल एन समांतर है इसके सी डी के जो दिया है, जैसे यहाँ लिखा है हमने त्रिभुज एबीसी में दिया है वैसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं एडीसी में। अब क्या करेंगे? बिल्कुल सेम टू सेम वही। तो जब एल एन समांतर होगा सी डी के तो यह भुजा और यह भुजा फिर से समानुपाती होगी, तो यानी कि ए एन बटा एन डी, ए एन बटा एन डी बराबर ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। ठीक, इसको थोड़ा व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि एन डी बटा ए एन बराबर एल सी बटा ए एल। दोनों पक्षों में यहाँ भी एक जोड़ा जाएगा। ठीक, जगह कम है इसलिए मैं आपको बस यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एन डी बटा ए एन, फिर दोनों यहाँ भी एक जोड़ देंगे और आप लिख लीजिएगा एक जोड़ने पे, और बराबर एल सी बटा ए एल, यहाँ भी एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया गया, फिर उसी तरह से गुणा कर लीजिए, एन डी प्लस एन डी प्लस क्या हो जाएगा ये? ए एन बटे ए एन यहाँ पे आएगा, ए एन आएगा बराबर इसका ए एल का एक में गुणा कर तो एल सी प्लस ए एल हो जाएगा बटा ए एल आएगा ही।
अब जरा देखिए, फिर आकृति पे नजर डालते हैं। एन डी प्लस ए एन डी में ए एन जोड़ा जाएगा तो कौन सी रेखा मिलेगी? ए डी मिलेगी। तो एन डी प्लस ए एन का मान हो जाएगा ए डी। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कहाँ से ए डी आ गया, बस ये ध्यान देना कि एन डी में ए एन रेखा को आधा ये मिल के पूरा ए डी बन गया। ए डी लिख दिया गया बटा ए एन है ये। एल सी बटा ए एल, एल सी में फिर ए एल जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ए सी बटा ए एल आ जाएगा, ए सी बटा ए एल आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ये अंश में, अंश को हर में ए एन बटा ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए एल बटा ए सी हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये है समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से आप यदि मान रखना जानते हो तो देखिए, मान रखने का मतलब ए एल बटा ए सी इसमें भी है, ए एल बटा ए सी समीकरण 2 में भी है। तो क्या करते हैं, ए एल बटा ए सी का मान, चाहे यहाँ से ए एल बटा ए सी का मान क्या हो जाएगा? ए एन बटा ए डी, इसमें रख देते हैं। तो जो हमें सिद्ध करना है बिल्कुल वही आएगा। तो समीकरण 2 से ए एल बटा ए सी का मान क्या है? ए एन बटा ए टी है। ए एल बटा ए सी की जगह पे ए एन बटा ए डी हम रख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा ए एम बटा ए बी बराबर, देखिए ए एल बटा ए सी है और ए एल बटा ए सी का मान है ए एन बटा ए डी है, यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा ए एन बटा ए एन बटा ए डी। देखिए आपका यही सिद्ध करना था और ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, तो दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल जैसे ऊपर वाला वैसे नीचे वाला दोनों सेम टू सेम सिद्ध हुआ है। तो इसको आप देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप एक बार में, ठीक है समझ में नहीं आता होगा, चाहे कोई दिक्कत होती होगी, लेकिन बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों प्रश्न 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। लिखा है आकृति में डीई समांतर है एसी और डीएफ समांतर है एई है, तो सिद्ध कीजिए बीएफ बटा एफ बराबर बीई बटा एसी। अब आकृति को समझते हैं। कह रहा है कि डीई समांतर एसी, यानी यह डी और ई, यह जो रेखा है डीई वाली, यह एसी के समांतर है, इस रेखा के समांतर है। यह रेखा और यह रेखा आपस में समांतर है। अब जरा देखा जाए ध्यान से कि यह दोनों रेखाएं कौन से त्रिभुज में है। तो देख रहे हैं तो ए बी सी में, यह डी देख रहे हैं कि इसे बीसी को और ए बी को दो बराबर भागों में, चाहे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हल्का चटक कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो। यह रेखा और यह रेखा, ठीक, ये दोनों डीई समांतर है एसी। तो कौन से त्रिभुज में है? हम त्रिभुज है ए बी सी में, तो लिखते हैं त्रिभुज, पहले दिया है क्या कि डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी। ठीक, ये हमें ज्ञात है। तो जब डीई और एसी आपस में समांतर हैं तो त्रिभुज एबीसी में, इसलिए त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा कि आप चाहे तो इसको बीई बटा एसी, बीई बटा एसी, बीई बटा एसी बराबर बीडी बटा डी, बीडी बटा डी लिख सकते। क्यों लिख सकते हैं समझते हैं।
मैंने पहले बताया कि थेल्स प्रमेय के हिसाब से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के हिसाब से, जब कोई रेखा किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, चाहे दो भुजाओं को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, और यह हमें दिया है। तो जब कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो उन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाएं आपस में समानुपाती होती है। तो सिद्धांत के हिसाब से जब DE समांतर AC है, DE समांतर AC है, तो यह भुजा BA और BC ये दोनों आपस में समानुपाती होंगे। तो इसीलिए लिखा गया है BE बटा AC बराबर BD बटा D, BD बटा D। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत आसान सा सवाल है, बस ध्यान देने की बात है, आकृति को पहचानने की बात है। यहाँ पे देख रहे हैं ये तिरछा है तो ये भी तिरछा है, यानी ये दोनों आपस में समांतर है, दोनों आपस में समांतर है। तो यह देखेंगे कि ये किस भुजा को दो बिंदु मिलाती है, उसी दोनों भुजाओं को समानुपाती दिखा देना। तो डी समांतर AC अतः BE बटा AC बराबर BD बटा DA होगा। अब क्या दिया है, DF समांतर AE। DF किसके समांतर है, AE के समांतर है, इसी आकृति में, कहीं जाना नहीं। तो DF यह वाली रेखा हो गई, DF और AE यह वाली हो गई। यानी यहां से ये जो रेखा है, आपको ये दिख रही है रेखा, यह वाली रेखा और यह वाली रेखा आपस में समांतर है। तो यानी त्रिभुज इतना ही छोटा बन गया आपका, यानी ABE में, त्रिभुज ABE में। अब ABE में क्या होगा कि जब यह रेखा इसके समांतर है तो यह AB और BE ये आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो यहाँ भी वही बात है कि DF समांतर AE, अतः लिख सकते हैं कि BD बटा, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि BF बटा FE। ध्यान देना है कि यह भुजा एक हो गई, देखिए यह रेखा इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही, क्योंकि यह दोनों आपस में समांतर है, तो इसलिए लिख सकते हैं BF बटा FE, BF बटा FE बराबर BD बटा DE, BD बटा DE। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल में देखिए, यहाँ भी BD बटा D है, यहाँ भी BD बटा D है, तो ये हमें लेना BF बटा FE बराबर BE बटा AC। तो समीकरण 1 जो है इसमें देख रहे हैं BF बटा FE है, तो BF बटा FE, BF बटा FE बराबर, अब क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, BD बटा DA यहाँ भी है, BD बटा DA है, यानी समीकरण 1 से BD बटा DA का जो मान होगा वो BE बटा EC होगा। तो BD बटा DA की जगह पे हम, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, BD बटा DA, BE बटा EC आपस में बराबर है, यानी इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो BD बटा DA की जगह पे हम BE बटा EC यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ भी BD बटा DA, इसलिए BF बटा बराबर BE बटा BE बटा EC। ये देखिए आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम विप्रोक्त, जैसा आप लिख सकते, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो इस प्रश्न को आप दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट ना हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैंने लिखा है आकृति में DE समांतर OQ तथा DF समांतर QR है, तो दर्शाइए कि EF समांतर QR है, और ये है आपकी आकृति, ठीक। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या हमें लाना है।
हमें लाना ये है कि ये बताना है कि EF समांतर QR, EF रेखा ये जो है EF रेखा और QR दोनों आपस में समांतर हैं। तो क्यों समांतर है, कैसे समांतर होंगी, यही हमें बताना है। तो समांतर होने के लिए देखिए, इसमें DE समांतर OQ है, यह DE रेखा OQ के समांतर है। तो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा POQ, दिखाई दे रहा है। तो आइए हल करते हैं इसे जल्दी जल्दी। त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या दिया है, दिया है आपका DE, दिया है, ऐसे लिखेंगे, दिया है कि DE समांतर OQ, ये हमें ज्ञात है। तो यह DE समांतर OQ ज्ञात है, तो त्रिभुज POQ में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, PD बटा DU चाहे PE बटा EQ। अतः ये कब DE समांतर, ध्यान दीजिएगा, DE समांतर OQ है, तो यह रेखा और यह रेखा आपस में समानुपाती होंगी, यानी PE बटा EQ बराबर होगा PD बटा DU का, PD बटा DU। यह समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। अब दूसरा क्या दिया है, त्रिभुज POR में, POR में आते हैं। तो त्रिभुज POR में DF समांतर है, ये वाली देखिए DF समांतर है QR के, OR के, तो यानी POR ही हुआ त्रिभुज। और यहाँ पे दिया है क्या, DF समांतर OR। तो जब DF रेखा OR के समांतर होगी तो यह वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में समानुपाती होंगी, अर्थात PF बटा FR बराबर होगा PD बटा DU। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं PD बटा DU है, तो PD बटा DU का मान यह PF बटा FR समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, बिल्कुल आसान है, समझ लीजिएगा। PD बटा DU, यहाँ से PD बटा DU का मान PF बटा FR समीकरण 1 में रख देते हैं, तो आ जाएगा PE बटा EQ यहाँ पे है, ये है, यहाँ से इसका मान PF बटा FR यहाँ पे रख देते हैं बराबर PF बटा FR। यहाँ तक आ गया आपका। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि PE बटा EQ PF बटा FR जब आ गया, PE बटा EQ PF बटा FR, PE बटा EQ PF बटा FR जब ये दोनों आपस में समानुपाती है, तो यह जो बिंदु है PE बटा EQ, यहाँ पे लिखा है ना PE बटा EQ, तो यह बिंदु और PD बटा FR यह बिंदु, यानी यह जो रेखा है EF समांतर क्या हो जाएगी, QR की हो जाएगी। जब भुजाएं समानुपाती हों तो उन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपस में क्या होती है, समांतर होती है। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः EF समांतर QR, यही आपको दर्शा, ये आपका सवाल होगा। तो बच्चों, यह आपका इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 6.1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे प्रश्नों को हल करके दिखा दिया है। और आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, जितनी बार आप इसको देखेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच ग्रुप में शेयर करें, जिससे उनको भी भला हो जाए, आपका भला भी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।